हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो देखिए, आज आपके सामने हम लेकर आ गए हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो कि ऑसिलेशंस की, और इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है वेव्स। तो बिना किसी देर किए हम लोग आज अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उनमें इन्वॉल्व हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। आप सभी को पता होगा, एंड मैं अब ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं एंड आपको पूरा ऑसिलेशंस आता है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, एल्स आप लोगों को बीच में दिक्कत होगी। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले जाकर उनको देखिए। एंड हाँ, यस, काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, दैट्स ऑल ओके, लेकिन ये फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता था बच्चों जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। मतलब मैं यहाँ से गया, फिर वापस आया, फिर मैं गया, है ना, या फिर मैं यहाँ से किसी एक दूरी तक गया, फिर वापस आया, फिर गया। तो मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। राइट, आज मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ और मैं एक क्लास लेने आ रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट डे मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, फिर क्लास लेने आ रहा हूँ। करेक्ट। तो पर डे के हिसाब से मैं डेली डेली एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ, तो वो हो गया मेरा एक पीरियोडिक मोशन। किसी टाइम इंटरवल के बाद मैं अपने आप को उस मोशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हमें क्या पूछा गया, इनमें से कौन कौन से पीरियोडिक है हमें बता दीजिए। ठीक है, हम बता देते हैं। आओ, सबसे पहला हमें क्या बोला है, अ स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर बैंक। ठीक है, वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर बैंक ऑफ एंड बैक। ठीक है, तो मतलब रिटर्न जर्नी कर रहा है। कैसे कर रहा है, मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये मेरी रिवर है, करेक्ट, और मेरा जो मैन है वो अभी मान लो इस पॉइंट पर है। तो यहां से वो इस डायरेक्शन में गया, यहां पहुंचा, मान लो ए से गया, बी पहुंचा, और बी से वापस ए पर आ गया। उसके बाद वो रुक गया, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। तो क्या ये मेरा पीरियोडिक मोशन है? नहीं है बच्चों, ये पीरियोडिक मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक मोशन करके रुक गया, अब उसने उस चीज को रिपीट किया ही नहीं। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, नॉट पीरियोडिक। समझ आया? पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, और आपको सारी पुरानी चीजें भी याद आती रहे, इसलिए छोटी छोटी चीजों को भी मैं बताता हुआ चल रहा हूं। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट अ पीरियोडिक। डायरेक्ट लिख दिया नॉट पीरियोडिक, करेक्ट। दूसरा है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। इसका मतलब समझिए, देखिए बार मैग्नेट जो है, एक 3D वाला डायग्राम बनाएंगे इसका, जिससे आपको अच्छे से फील हो जाए। ये रही मेरी बार मैग्नेट, ठीक है, फील आ रहा है। ये मेरी मैग्नेट है और इसका एक पोल है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और यहां से इसको ऊपर से इसको सस्पेंड किया गया है ऐसे। ठीक है, अब क्या किया है मैंने, अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया है कुछ ऐसे, और जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, समझ आ रहा है? तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमसे एसएचएम की तो बात अभी कर ही नहीं रहा, पीरियोडिक की बात कर रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये पीरियोडिक मोशन होगा? बिल्कुल होगा मेरी समझ से, क्योंकि नॉर्थ पोल की अगर मैं बात करूं तो ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपना मोशन को वो रिपीट कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो ये मेरा क्या लिख दूंगा, देखो यहीं लिख देता हूं, पीरियोडिक मोशन। क्या आपको ये डार्क ब्लू कलर दिख रहा है? पक्का दिख रहा है। चलो, तीसरा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। इसको आप ऐसे फील करिए, एक बॉल लीजिए, उसके बीच में एक रॉड डाल दीजिए, और रॉड को दोनों तरफ से पकड़ के उसको ना ऊपर से ऐसे घुमाने लगिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या फील होगा, बॉल अपनी जगह पे घूम रही है। तो एक तरीके का सर्कुलर मोशन लगेगा। कैसे लगेगा, कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए उस बॉल पर, और आप देखना वो पॉइंट ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा होगा। और इससे ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो वो एसएचएम का एग्जांपल नहीं होता था, बट वो पीरियोडिक मोशन होता था किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज 2 पाई अपॉन समथिंग ओमेगा। करेक्ट, उसके बराबर वो आता था। तो यस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। कोई दिक्कत इसमें बच्चों नहीं होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक चीज। इसके लिए मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया था, बहुत बढ़िया, सबसे स्टार्टिंग ही बेसिक से की थी। ठीक है, तो चलिए तीसरा वाला क्या बोल रहा है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो। इसका मतलब हो गया, मान लो धनुष है एंड मेरे पास तीर है, मैंने मारा, तो अब मैं तीर मार दूंगा तो क्या तीर वापस आएगा मेरे हाथ में? नहीं आएगा ना। एक बार वहां से तीर निकल गया, जैसे बोलते एक बार निकाली गई बात वापस नहीं आती है, वैसे ही सेम अगर एक बार तीर निकाल दिया तो वो वापस वाण में
नहीं आएगा। करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि गया फिर वापस आ गया फिर मार रहे फिर गया, नहीं ना, एक बार चला गया तो इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं है, किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा नॉट पीरियोडिक। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को नहीं भी कराते तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर थी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्या पीरियोडिक है क्या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट नियरली SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड विच रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो आपसे सिंपली पूछ रहा है, हमें तो ये बता दो कि कौन कौन से जो भी हमने ये दिए हुए हैं पार्ट्स, इनमें से कौन कौन SHM कर रहा है, और अगर SHM नहीं कर रहा है तो क्या वो पीरियोडिक मोशन है कि नहीं। करेक्ट। चलो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में हमसे बोल रहा है द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। बच्चों ये SHM नहीं है लेकिन ये पीरियोडिक है। अगर मैं SHM की बात करूं तो यहां पर तो मैं क्रॉस लगाऊंगा, लेकिन अगर इसको पीरियोडिक की बात करूं तो बोलूंगा ये एक पीरियोडिक मोशन है ना। ये ग्रेविटेशन में आपको पूरा का पूरा सॉल्व कराया गया था, उसका डेरिवेशन भी कराया जाएगा। लेकिन यहां पर होता क्या है ना एक्चुअली बच्चों, कि हमारा जो SHM का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लीनियर मोशन करना। लीनियर, क्या ये लीनियर मोशन करेगी अर्थ? नहीं करेगी। तो इसी वजह से इसका जो SHM होता है वो नहीं होगा। अगर हमसे पूछा जाए क्या ये अर्थ जो है अपनी रोटेशन के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो क्या वो SHM का एग्जांपल है, हम मना कर देंगे। लेकिन हाँ पीरियोडिक है, कहीं ना कहीं तो वो सर्कुलर मोशन एक टाइप का कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। करेक्ट। तो वो पीरियोडिक मोशन तो कंफर्म है लेकिन SHM नहीं है। दूसरे एग्जांपल पे आइए, बी वाला पार्ट हमसे क्या बोलता है, बी वाला बोलता है मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन अ यूट्यूब। बच्चों यूट्यूब का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा मैंने एक यूट्यूब बनाया। ठीक, यूट्यूब के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में काफ़ी कराए, जब स्टैटिक फ्लूइड की बात करते थे तो काफ़ी कराए। तो मान लीजिए अगर इसमें फ्लूइड फिल्ड है ऐसे, ठीक है, येलो कलर से मैंने फ्लूइड बना दिया है और कुछ ना कुछ ये पूरा येलो कलर से फिल्ड है, तो इसमें जो टाइम पीरियड निकल के आता था बच्चों, वो आता था 2π√L/g, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, है ना। तो ये SHM करता था। कैसे करेगा, मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, अब मैं क्या करूँ, एक तरफ से इसको प्रेस कर दूँ तो ये दूसरा साइड का उठ जाएगा, और प्रेस करके इसको छोड़ दूँ तो ऐसे 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 दोनों इंडिविजुअली अपना SHM करने लगेंगे। ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या निकल के आता था, 2π√L/g, और यहाँ पर L क्या होता था हमारा, ये लेंथ। ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ कि SHM है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ लिख दूंगा यस SHM। दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरे वाले पे, मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बाउल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। देखो उसने क्या बोला, एक बाउल ले ली और इस बाउल के बॉटम मोस्ट पॉइंट से उसने एक बॉल रखी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक बॉल रखी और इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। इतना मान लो मैंने हल्का सा आपको दिखा दिया, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको हल्का सा ऊपर तक डिस्प्लेस करूंगा, छोड़ दूंगा, तो बॉल तुरंत यहाँ आएगी, फिर वापस ऊपर चढ़ेगी, फिर वापस यहाँ आएगी, यहाँ चलेगी। तो ये ऐसा मोशन चलता रहेगा। अब सुनिए, क्या ये SHM का एग्जांपल है? मैं इसको हाँ भी बोल सकता हूँ, ना भी बोल सकता हूँ। हाँ जब बोलूंगा जब उसने ये चीज बोली हुई है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, उस क्वेश्चन में हमने उससे बोला हुआ है, देखो स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट, स्लाइटली, हल्का सा उसने ऊपर उठाया है। अब हल्का सा क्यों उठाया है, अगर वो हल्का सा उठाएगा तो हल्का सा ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन एक दिखेगा, दैट मीन्स लीनियर मोशन होगा। और हमारी जो SHM की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, F = -kx। क्या आपको दिख रहा है, ये लीनियर x की पावर 1 के अराउंड हो रहा है, तो यही तो हमारी SHM की इक्वेशन आती थी। तो अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लीनियर मोशन करेगा, तब जाके वो SHM में कन्वर्ट होगा। एल्स वो कोई ना कोई ऑसिलेशन तो करेगा, कोई ना कोई ऑसिलेशन तो करेगा, अगर ज़्यादा आप डिस्प्लेस कर दोगे, बट वो SHM में काउंट नहीं होगा। तो जब इसने यहाँ लाइन बोली है स्लाइटली, तभी जाकर हम क्या बोल रहे हैं, येस इट इज़ एन SHM। बोलो ये चीज़ समझ आई, पक्का। चलो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे, जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, डिटेल में जाना जरूरी है, चीज़ों की अंदर तक तह तक जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो इस ऑप्शन में उसने क्या बोला है, जब वाइब्रेशन होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मान लो SO3 है, SO3 की अगर मैं बात करूं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर एक अगर मैं पार्टिकल ले लूं तो वाइब्रेट कैसे करेगा अपनी जगह पे, ऐसे मान लो। करेक्ट। अब मेरी एक चीज़ बताना, इसको मैं SHM में काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा,
अगर आपने मेरी एक बात बताना कि इसमें मॉलिक्यूल्स दोनों हैं, एस भी है और ओ भी है, दोनों अपनी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन मैं उनको एसएचएम इस वजह से नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, उनका ओमेगा अलग अलग हो सकता है। एंड जब मैंने सुपर पोजिशन का केस आपको वेव्स में पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि हम कोरेंट सोर्स लेते हैं। वेव का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेव में पूरी चीज़ें मैंने क्लियर की थी कि हम जब दो वेव्स का सुपर पोजिशन कराते थे बच्चों तो हम दो चीज़ें ज़रूर मानते थे, एक तो सेम मीडियम में जिससे वेलोसिटी सेम हो जाती थी वेव की, और दूसरी चीज़ क्या, कोरेंट सोर्सेज लेते थे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम करते थे। यार इसका बहुत अच्छा बेहतरीन रीज़न दिया था कि इंटेंसिटी जब अगर एक पॉइंट पे देखोगे तो वो फिक्स आएगी, उस पॉइंट पर ही वेरी नहीं करेगी, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। अगर ओमेगा हम सेम रख देंगे तो ओमेगा का टर्म हमारा कैंसिल हो जाता था, एंड ओमेगा ही हमारा सेम नहीं है तो टाइम के साथ साथ ही वेरी करने लग जाती थी क्या चीज़, हमारी वेव की इक्वेशन, है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया था, कोरेंट सोर्सेज लिए थे। लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों, अब एसएचएम में भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, पॉलीएटॉमिक, मान लो इसका ओमेगा, एस का ओमेगा कुछ है, इसका ओमेगा है ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 की मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा है और ये किससे कर रहा है, ओमेगा 2 से कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है ना, कुछ ना कुछ एफ होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, तो इनका जो ओमेगा है वो अलग अलग है, और अलग अलग ओमेगा है, उनका सुपर पोजीशन से हमें एसएचएम नहीं मिलेगा, उसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर एसएचएम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये पीरियोडिक होगा, मैं पीरियोडिक इसको बोल सकता हूँ। पीरियोडिक के लिए क्या है, पीरियोडिक के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम का रिपीट करे। अब इसका ओमेगा 1 हो या इसका ओमेगा 2 हो, दोनों का जब सुपर पोजिशन हो रहा होगा तो अब मॉलिक्यूल है, दोनों साथ में ही तो कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग, लेकिन इसका इंडिविजुअल ओमेगा 1 है, इसका इंडिविजुअल ओमेगा 2 है ऑक्सीजन का। अब वो पूरा मॉलिक्यूल है तो उनका कोई सुपर पोजिशन होगा जिसकी वजह से वो साथ में एक वाइब्रेशन कर रहे होंगे, तो अपने मोशन को वो रिपीट तो जरूर कर रहे होंगे, दैट इज पीरियोडिक, बट वो एसएचएम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ओमेगा उनका अलग अलग है। करेक्ट। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पता लगा क्या था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है ये देखते हैं। फिगर बिलो डिस्पेक्ट 4xt plots for linear motion of a particle. Okay, which of the plots represent periodic motion? What is the periodic of motion? What is the periodic of motion in case of periodic motion? सॉरी, पीरियड ऑफ मोशन। तो हमसे बोल रहा है 4 ग्राफ हमें दिए हुए हैं, इन चारों में ये बताइए सबसे पहले कि पीरियोडिक मोशन कौन सा है, और अगर आपको पीरियोडिक मोशन पता लग गया है तो हमें ये बताइए कि इनका टाइम पीरियड क्या है। सिंपल एज क्लियर। अब सुनिए, पहला वाला क्या पीरियोडिक है, सोच के बताना। बिल्कुल नहीं है पीरियोडिक। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा एक्स भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ मैं लिख दूँ नॉट पीरियोडिक। और जब पीरियोडिक ही नहीं है तो इसका टाइम पीरियड क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, खत्म। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, क्या ये दूसरा वाला पीरियोडिक मोशन है, मुझे तो फील हो रहा है, आप लोगों को हो रहा है, चलो देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं तो ये कुछ ऐसा गया ग्राफ, ऐसा गया और फिर उठ के अपने ओरिजिन तक यहां तक आ गया, ठीक है। फिर मैंने देखा सेम चीज फिर रिपीट हो रही है, देखो यहां से गया, यहां गया, नीचे तक गया, ऐसे गया यहां। इसका मैंने फिर देखा, फिर वही सेम चीज रिपीट हो रही थी। अब कैसे रिपीट हो रही है, देखो यहां गया, यहां गया, फिर यहां गया। तो यस, ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। बट इसका अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो कब ये रिपीट कर रहा है, देखो जरा, यहां से चला और यहां तक गया, उसके बाद इसने अपने मोशन को रिपीट किया, फिर उसके बाद यहां तक गया, फिर रिपीट किया। इसके बीच का टाइम बताओ जरा कितना है, t सेकेंड्स में है तो ये कितना है, -1 मतलब कितना हो गया, यहाँ से 1 सेकेंड और यहाँ से 1 सेकेंड और, तो इसका जो टाइम पीरियड निकल के आएगा बच्चों वो आएगा t = 2 सेकेंड। बोलो किसी को कोई दिक्कत, पक्का। चलो, क्या ये पीरियोडिक है, बिल्कुल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, कहाँ अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, नहीं है। डी वाला ऑप्शन बताओ, डी वाला ऑप्शन सेम एज इट इज इसी के जैसा। अगर आप देख सकते हो, मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो कुछ ऐसे गया और ओरिजिन तक आया, फिर उसके बाद फिर देख लो, फिर यहाँ से गया, फिर ओरिजिन तक आया, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये डिफर कहाँ कर रहा है, देखो यहाँ से फिर ऐसे गया और ऐसे आया, तो यहाँ पे डिफर कर रहा है, मतलब इतने चलने के बाद फिर से सेम चीज रिपीट कर रहा है, तो इसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। समझ आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है ये देखिए।
अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स ए, पहला तो सिंपल हार्मोनिक, दूसरा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, और तीसरा बोलता है नॉन पीरियोडिक मोशन। गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी कांस्टेंट। इसको उसने कांस्टेंट बोल दिया। देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इक्वेशंस दिए हैं, हमें ये बताना है कोई भी इक्वेशन है क्या वो एसएचएम है, अगर एसएचएम है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसका ये बताओ क्या वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। अगर पीरियोडिक मोशन भी नहीं है तो वो तो नॉन पीरियोडिक हो गया, नॉन एसएचएम होगा, उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पीरियोडिक है या फिर एसएचएम है तो उनका हमें टाइम पीरियड भी बताना है। तो देखो पहली इक्वेशन की अगर बात करूं, पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सुनो, अब सुनना बच्चों, इससे पहले वाले एग्जांपल को आपको याद है, मैंने पॉली एटॉमिक की बात की थी गैस की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब ओमेगा सेम नहीं है तो वो एसएचएम की कंडीशन नहीं हो सकती, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, करेक्ट। जैसे वेव के लिए हमने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी थी, जब सुपरपोजिशन कब हो सकता है वेव का, जब ओमेगा सेम हो, एल्स हम नहीं स्टडी कर सकते, सेम इसकी कंडीशन। अगर आप देख सकते हो, क्या ये एक इंडिविजुअल एसएचएम की इक्वेशन है, ये बिल्कुल है, इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड t1 होगा। ये भी एक इंडिविजुअल एसएचएम की इक्वेशन है जिसका टाइम पीरियड कुछ t2 होगा। लेकिन क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर ये y1 है ये y2 है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, ये y नेट ही तो आ रहा है जो इक्वेशन में पूछ रहा है, y1 माइनस y2, तो इनका कॉम्बिनेशन एचएसएम करेगा, जब करेगा जब इनका ओमेगा सेम होगा। क्या इनका ओमेगा सेम है, इसका भी ओमेगा इसका भी ओमेगा, बिल्कुल सेम है सर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इस वाले एसएचएम का अगर मैं पूछूं नॉर्मल, तो इसका क्या होगा 2 अपॉन ओमेगा, और इसका भी 2 अपॉन ओमेगा। इसकी इक्वेशन जो बनेगी उसका भी टाइम पीरियड 2 अपॉन ओमेगा आएगा, मतलब वो भी सेम ओमेगा से चलेगा, उसका भी ओमेगा सेम होगा एसएचएम का, जो इनका कैलकुलेशन करके आएगा। देखो अब मैंने पहले बता दी, अब इसको सॉल्व करके बता देता हूं आपको। तो इसमें मैं एक काम करता हूं, y इक्वल्स टू √2 का डिवाइड और √2 का पूरी इक्वेशन में इंटू कर देता हूं, ठीक। क्यों किया अभी पता लग जाएगा, थोड़ा मैथ्स लग रहा है इसमें, है ना। चलो तो y क्या आ जाएगा मेरा, अब सुनना, साइन ओमेगा टी और √2 को मैं कॉस π/4 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो कॉस ओमेगा टी है ही, इसको लिख दूंगा साइन ऑफ π/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए क्या है ओमेगा टी माइनस π/4। क्या अब आपको ये एसएचएम दिख रहा है, जल्दी बताइए। यस सर, मैं इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर कर सकता हूं, अब दिख रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड 1/√2 दिख रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 मतलब माइनस π/4 इसका फेज है। तो इसका टाइम पीरियड अगर पूछूं तो क्या आएगा बच्चों, इसका टाइम पीरियड 2 अपॉन ओमेगा। क्या इन तीनों के टाइम पीरियड सेम है, बिल्कुल। इस एचएचएम, इसकी इक्वेशन का मतलब क्या था, दो एसएचएम है जिसको सुपरपोजिशन करा रहे हो, इसका भी ओमेगा इसका भी ओमेगा, तब हमारी रिजल्टेंट क्या आ रही है, एक एसएचएम की इक्वेशन आ रही है, पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है, समझ आया। इसीलिए ओमेगा जरूरी था सेम होना। तो यहां पर तो मैं लिख दूंगा क्या, ये एसएचएम है और इसका टाइम पीरियड भी निकल के आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया, ये आ गया टाइम पीरियड 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगला क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, साइन क्यूब ओमेगा टी हमें दिया हुआ है, क्या मैं इसको यहां लिख दूं y इक्वल्स टू साइन क्यूब ओमेगा टी। मुझे नहीं पता साइन क्यूब ओमेगा टी तो वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, क्या है, लेकिन मुझे एक चीज पता है मैथ्स के बेसिस पे कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू वो आ जाएगी मेरे पास 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल अपॉन 4। बोलो सही है, क्या मैं इसको इसमें रिप्लेस कर दूं, कर दो सर। साइन थीटा की जगह ओमेगा टी रखना है बस, तो आ जाएगा 3 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन 3 ओमेगा टी, और अपॉन 4 अलग अलग कर दूं दोनों में, कोई दिक्कत, चलो सही है। क्या ये आपको एक इंडिविजुअल एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है पार्टिकल की, मुझे तो दिख रही है। देखो ये जो इक्वेशन है इसका टाइम पीरियड मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है 2 अपॉन ओमेगा, और इसका टाइम पीरियड कोई बताना चाहेगा, 2 अपॉन
3 ओमेगा। दैट इज आई कैन से, अगर इनका डिवाइड मार दूं या इसको मैं इसके बराबर रख दूं तो T1 इज समथिंग इक्वल टू 3T2। यहां पर दोनों के ओमेगा अलग हैं बच्चों, देखो टाइम इसी वजह से ले रहा हूं, समझो इस चीज को। यहां पर ओमेगा अलग है, देखो ओमेगा और ये 3 ओमेगा आ रहा है। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे सॉल्व किया तब जाके मुझे ये दिख रहा है कि ये भी कुछ ना कुछ इस इक्वेशन जैसा है, लेकिन इसमें दोनों में ओमेगा अलग अलग है। ये दो SHM का हमारा सुपर पोजिशन है जिसका ओमेगा अलग अलग है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन SHM। ये SHM हमारा नहीं है, यहाँ मैं लिखूंगा ही नहीं अभी, ये SHM हमारा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ ये SHM मेरा नहीं है, नहीं है SHM। लेकिन क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल है पीरियोडिक। अब सुनो पीरियोडिक कैसे है, जब T2 एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है, सॉरी जब T2 3 बार टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा तब T1 का एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। मतलब T2 जब 3 बार अपने मोशन को रिपीट कर देगा तब जाके T1 अपने एक बार मोशन को रिपीट करेगा। अब सुनना, इसको मैं कैसे बना के दिखाऊंगा। अब मैं जो आगे बना रहा हूं वो इस चीज का ग्राफ नहीं है, लेकिन आपको फील देने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बना हुआ है, सुनते जाइए, समझ आ जाएगा आपको कि ऐसा क्या कर रहा हूं मैं। सुनो, और एक मैं ग्राफ ऐसे बना देता हूं, जस्ट इसी के ऊपर समथिंग लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक, समझ आया? लो एक बार और बना देते, ठीक, और एक ब्लू का इसको और कवर कर देते। अब सुनिए, ये व्हाइट वाली जो लाइन है, ये व्हाइट वाली जो लाइन है, मान लो इसका टाइम पीरियड था कुछ T2 और जो ब्लू वाला है वो T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये T2 वाली जो इक्वेशन है, मैं आपको बता रहा हूं ये ग्राफ नहीं है, अगर आप लोग बोलने लग जाओ कि यही वाला कैसे बना दिए, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। T2 मतलब जब अपना मोशन 3 बार कर देता है, उस टाइम पीरियड में T1 एक बार रिपीट हो रहा है। आपको फील आ रहा है? ये अपने मोशन को 3 बार रिपीट कर चुका है, जब ये T1 एक बार रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर इसको सुपर पोजिशन करके देखूं, ये SHM तो कहीं से नहीं दिख रहा है, लेकिन पीरियोडिक जरूर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ के बाद, इस मोशन के बाद, इतना चलने के बाद इसने मोशन को रिपीट किया, फिर यहाँ से फिर रिपीट किया, सेम चीज मुझे फिर दिख रही है। तो अगर मैं इनके सुपर पोजिशन को बोलूं तो क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये चीज पीरियोडिक है? बिल्कुल है पीरियोडिक। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा? दिख रहा है आपको? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसके बराबर होगा। ये टाइम पीरियड किसका है? T1 का। तो T इज इक्वल टू T1, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। बोलो समझ आया? इसलिए बोलते हैं बच्चों ओमेगा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो ओमेगा सेम नहीं आया था तो SHM नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है, ठीक। तो ये क्या है? पीरियोडिक। ये क्या है मेरा? पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, लेकिन SHM नहीं है। खत्म। दूसरे पार्ट पे आओ। ये भी बच्चों SHM है, A sin ओमेगा t प्लस 5 हो या A cos ओमेगा t प्लस 5 हो, बात तो वही है। अब सुनना, इसको आप ऐसे लिख दो, एक लाइन में ऐसे लिख दो जल्दी से। देखो यहां से माइनस कॉमन ले लूं, cos ऑफ माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल। इसको ऐसे लिख दो, 3 cos, माइनस कॉमन ले लो और माइनस हट जाएगा तो इसको 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 भी मैं लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो ये भी एक अपनी SHM की इक्वेशन दिख रही है आपको, जिसका फेस पाई बाई 4 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, ये भी मेरा SHM है। चलो बढ़िया। तीसरी इक्वेशन देखो बच्चों, सेम चीज आ गई है, बार बार नहीं करेंगे। देखो तीनों में, तीनों इंडिविजुअली एक SHM है, बट इसका ओमेगा है, इसका 3 ओमेगा है, इसका 5 ओमेगा है। इसका मतलब इनका सुपरपोजिशन हमें SHM तो नहीं देगा, लेकिन पीरियोडिक जरूर होगा। और उसका पीरियड क्या होगा, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। समझ आया? चलो ई पार्ट पे देखो, एक्सपोनेंशियल बच्चों कहीं नहीं हुआ, ये SHM है ही नहीं है, ना पीरियोडिक है ना SHM, बढ़ता ही चला जाएगा। और हमारा लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या ये ग्राफ भी SHM या पीरियोडिक लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे जैसे टी बढ़ता जा रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी कभी रिपीट करेगी नहीं, ना पीरियोडिक ना SHM। खत्म, ये क्वेश्चन एंड हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है बच्चों? अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, अ पार्टिकल इज इन लीनियर simple harmonic motion between 2 points A and B 10 centimeter apart. Okay, take the direction from A to B as a positive direction and give the signs of velocity. किसका? Velocity, acceleration and force on the particle when it is, ये हमें 5 ऑप्शंस दी हैं। सुनो, इसने क्या कहानी बोली है वो समझ लो।
इसने बोला है कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, क्या बोला इसने, मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है हमें, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और इनके बीच की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अबाउट अगर ए से बी की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव ले रहा है। ठीक है, इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन पता है क्या कर दिया बच्चों, जब अपन इसमें पढ़ते थे ना ऐसे कि एक मीन पोजीशन है x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होती थी x इक्वल्स टू -a और x इक्वल्स टू +a होती थी, पक्का। चलो यहीं पर इसने क्या कर दिया, इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया, ये a हो गया पॉइंट, ये b हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मिटा के 5 सेंटीमीटर कर दूँ, किसी को कोई दिक्कत। चलो ये हो गया मेरा 5, तो ये -5 और ये +5। अब आपसे केवल वो डायरेक्शन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। वो क्या बोल रहा है, डायरेक्शन बताओ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की कब, जब पार्टिकल एट द एंड ए है। टेक द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द एंड ए एंड पर है, यहाँ पर ए की जगह बताता जाऊंगा। देखो ए एंड पर, मान लो यहाँ पर है मेरा पार्टिकल, अब क्या होगा, जब एंड पॉइंट पर है मेरा पार्टिकल तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अरे एसएचएम में याद है कि नहीं, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होते थे तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती थी और मैक्सिमम कब होती थी, मीन पोजीशन पर, याद है। अरे यहाँ देखो देखो v इक्वल्स टू ± ओमेगा √a² - x², याद है। मीन पोजीशन पे x 0 तो ये मैक्सिमम आता था, और एक्सट्रीम पर x a के बराबर तो 0 हो जाता था। तो a पॉइंट पर मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली, a पॉइंट पर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसके लिए लिखते हैं a वाले के लिए एट द एंड a, क्या लिखूंगा डायरेक्ट बता दो, क्या बता दो, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, मीन की तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव, और वेलोसिटी 0 ही है मेरी, लेकिन अब जाएगी किधर, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो 0, और फोर्स क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वही फोर्स होगा। समझ आया समझ। ऐसे बी पॉइंट से पूछ रहा है, अगर आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर भी अभी भी वेलोसिटी 0 होगी, अब एक्सेलरेशन इधर लगने लगेगा, तो एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव का, फोर्स भी मेरी नेगेटिव की। बोलो समझ आया, पक्का। चलो और देखो और क्या पूछ रहा है, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज x इक्वल्स टू 0, और कहाँ की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ जा रहा है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है क्या, नहीं होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ जा रहा है ना, तो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, जब यहाँ जा रहा है और एक्सेलरेशन मीन की तरफ लगता है तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव, तो फोर्स मेरी पॉजिटिव। फील आया, दूर जाएगा ना, वेलोसिटी 0 होगी, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है ना। एक और पार्ट पे आओ, डी वाले पार्ट पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी से 2 सेंटीमीटर दूर कहाँ होगा, देखते हैं। चलो आओ, पहले ये 5 है तो ये 2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है। और कहाँ बोल रहा है, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए की तरफ जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तो जा इधर रहा है, तो वेलोसिटी तो मेरी क्या हो गई, अब इधर की तरफ जा रहा है ना, तो मतलब एक्सट्रीम से आया होगा, इधर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है, अब a इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव, और फोर्स भी फिर मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ आया। फिर क्या आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ई और सी पार्ट, सॉरी ई और एफ पार्ट कर सकते हो आप लोग, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इसमें। अब 3 सेंटीमीटर के लिए पूछा है, सेम चीज उल्टा कर दिया, ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब इधर जाएगा, और 4 सेंटीमीटर के लिए सेम बोल दिया उसने, बी से ए की तरफ, तो चाहे 4 हो चाहे ए हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखो यहां से यहां तक की प्रोसेस में, देखो मीन से एक्सट्रीम तक की पोजीशन पे अगर बीच में से कहीं पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव का, वेलोसिटी नेगेटिव की, और फोर्स भी नेगेटिव का। तो ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला दोनों सेम आने वाले हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखते हैं। Which of the following relationship between the acceleration and the displacement acts of a particle involve simple harmonic motion? कौन सा simple harmonic motion करता है? और उससे पहले मैं आपको बता दूं SHM की कंडीशन क्या होती थी, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और अगर ऐसे याद नहीं है तो फोर्स होती थी मेरी माइनस के एक्स, f इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स,
तो a इक्वल्स टू समथिंग नेगेटिव ऑफ k अपॉन m इंटू एक्स एंड k अपॉन m इज समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मेरी एक ही इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो जरा ऑप्शंस देखो क्या दिया हुआ है। एक तो मुझे दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर की सारी चीजें हटा दूंगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे को एक्स में चाहिए, लीनियरली वेरी करे। दो में से हो सकता है, दो में से समथिंग पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे जो कि है सी, केवल यही होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? चलो आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसके मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मेरी इक्वेशन से वो फॉलो कर रहा है। बोल रहा है इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोल रहा है t इक्वल्स टू 0, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। what are its amplitude and its initial phase? सुनो, उसने क्या बोला है, पहली चीज at t इक्वल्स टू 0, at t इक्वल्स टू 0 वो बोल रहा है मेरा x है 1 सेंटीमीटर। क्या यही बोला है? देखो यही बोला है, देखो 1 सेंटीमीटर कहाँ है, ये बोला है। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 और मेरी वेलोसिटी बोली ओमेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे x 1 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी है मेरी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसको तो मैं सेटिस्फाई डायरेक्ट करा दूंगा, t इक्वल्स टू 0 रख दो और x को 1 रख दो, तो 1 इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, टी 0 तो 0 कॉस फाइव। तो मेरी इक्वेशन आ गई a कॉस फाइव इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरी। दूसरी चीज क्या आएगी, दूसरी कंडीशन फॉलो कराओ। दूसरी कंडीशन क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर मेरी वेलोसिटी ओमेगा है। अब वेलोसिटी कैसे आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है पार्टिकल की, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो क्या आएगा, dx अपॉन dt दैट इज v इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करो, a कॉस का माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और ओमेगा t का भी करोगे तो ओमेगा, तो मेरे पास वेलोसिटी जो आ रही है वो आएगी माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू 0, यहां देखो ध्यान दो, t इक्वल्स टू 0 पे v ओमेगा है, तो t इक्वल्स टू 0 पे v ओमेगा है माइनस a ओमेगा साइन ऑफ, t की जगह 0 रख दो तो कितना बचेगा, केवल 5। तो ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, a साइन 5 इज इक्वल्स टू -1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब आपसे पूछा क्या, ये देख लो, हमसे पूछ रहा है What are its amplitude and initial phase angle? फाई पूछ रहा है और ए पूछ रहा है। देखो यहां से मैं फाई तो तुरंत निकाल देता हूं आपके लिए। क्या करूंगा, इसको इससे इसमें डिवाइड मार देता हूं, तो a साइन फाई इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई a कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1। खत्म। तो यहां से क्या आ गया मेरा, tan फाई इज इक्वल्स टू -1, तो यहां से फाई जो एंगल आ रहा है मेरा tan इनवर्स -1। बोलो इतना निकल के आया कि ये कैसे आया। ठीक है, और सुनो, अगर इन दोनों इक्वेशन का मैं स्क्वायर करके और एडिशन कर दूं, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और दोनों को ऐड कर दो, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। समझ आया। ये कितना बचेगा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1 2, दैट मीन्स a इज समथिंग इक्वल्स टू ±√2। प्लस माइनस क्यों बोला, माइनस का भी √2 होगा या प्लस का √2 होगा, दोनों का स्क्वायर करोगे तो 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से आपके पास फेज निकल के आ गया, दिस इज नथिंग बट इनिशियल फेज, और ये क्या है मेरा एम्पलीट्यूड। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलो फिर क्या पूछ रहा है, देखो, इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन वी चूज द साइन फंक्शन टू डिस्क्राइब द एसएचएम इक्वेशन x इक्वल्स टू b sin ओमेगा t प्लस अल्फा, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। ये आप अपने आप करोगे। अब सुनो उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बोला अगर इस इक्वेशन की जगह a cos ओमेगा t प्लस 5 की जगह अगर मेरी एसएचएम की इक्वेशन है b sin ओमेगा t प्लस 5,
और उसकी इनिशियल कंडीशन वही है जो अभी दी हुई है, क्या, t इक्वल टू 0 पे v ओमेगा है, वेलोसिटी हमारी ओमेगा है, और t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है। तो बताइए हमारा इनिशियल फेज और हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसको करने में कोई दिक्कत आएगी? पक्का नहीं आएगी। इसको करिए, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg, द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। A body suspended from this balance when displaced and released oscillates with a period of 0.6 second. What is the weight of body? वेट मतलब mg पूछा है, या मास बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप सुनो वो क्या कह रहा है। एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस का सिस्टम है, चीज़ें होती है वजन नापने वाली, भाई उसने बोला मैंने उस पर एक मास m लटका दिया, मुझे नहीं पता कितना है। ये मान लो ये मेरी स्प्रिंग है और इसमें मैंने कुछ मास लटका दिया नीचे, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना मास है, वो लटक गया है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपना आ गया है। अब मैंने उसको हल्का सा नीचे खींच के डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या करेगा, मास ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चालू, एसएचएम करना चालू हो जाएगा, ठीक है, ऑसिलेट करना चालू हो जाएगा। और जिस टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है वो भी हमें गिवन है 0.6, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वेट बताइए। तो हम ये मान लें, अगर मैं ये बताऊँ आपको कि एक स्प्रिंग सिस्टम मान लो नॉर्मल सा, ठीक है, और उस पर मास मैंने कोई m टांग दिया है और जिसका k है कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट, करेक्ट। तो इस पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करेंगे तो क्या हो रहा होगा बच्चों, अच्छा चलो छोड़ो, डायरेक्ट बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या निकल के आता था, 2π√m/k। अब तो डायरेक्ट बात करेंगे बेटा, मैं हर चीज़ क्यों बताऊँ, बता रखी है, पहले ही बता रखी है, इतने लेक्चर्स बनाए क्यों बनाए, इसलिए कि फिर से बताएंगे इस चीज़ को, नहीं, 2π√m/k आता है। और सुनो कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो, जहाँ इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, और उसकी एक इक्वेशन लिख लो जब भी नेट फोर्स इक्वल आ रही है। उसके बाद क्या काम करो, उस बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस कर दो वहाँ से। जैसे ही हल्का सा डिस्प्लेस करोगे उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा बढ़ जाएगा, और हल्का सा डिस्प्लेस करके उसको छोड़ दो। जैसे ही वो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा वो एसएचएम करने लगेगी, और वहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। हल्का सा डिस्प्लेस कितना, x। तो ये टाइम पीरियड आता है वो क्या आता है, 2π√m/k। इसका टाइम पीरियड हमें दिया है, कुछ मास m है, कितना, 0.6 इज इक्वल्स टू 2π√, मास मुझे पता नहीं है, निकालना ही है, लेकिन यार मुझे k भी तो नहीं पता। अब मैं k कैसे निकालूं, k मैं शायद निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूं आपको। k के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, एक चीज बताओ, उसने मुझे ये बोला है, सुनना ध्यान से सुनना, कभी कभी डायरेक्टली मैंने देखा है वीडियोस में या कहीं ना कहीं डायरेक्ट दिया होता है, कैसे लगा देते हैं इस चीज को, सीधे लगा देंगे कि 50 और 20 सेंटीमीटर लेके, लेकिन नहीं। उसका कहने का मतलब ये है कि एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें 0 से 50 तक का आप मास लटका सकते हो। एक लिमिट है कि 50 किलो से ज़्यादा आप लटका ही नहीं सकते, वरना वो रीडिंग नहीं देगा। लेकिन ऐसा कब हुआ होगा, जब आपने 1 किलो का लटका के देखा होगा। हमारी ये स्प्रिंग की लेंथ फिक्स थी 20 सेंटीमीटर। आपने जब 1 किलो लटकाया होगा तो वो थोड़ी किसकी होगी, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। फिर आपने 10 किलो लटकाया होगा, 20 किलो लटकाया होगा, तब भी लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे जब आप मास बढ़ाते गए, जब आपने 40 किलो लटकाया तब आपकी लेंथ हो गई मान लो 18 सेंटीमीटर, और जैसे आपने 50 किलो लटकाया आपकी पूरी लेंथ कवर हो गई किस चीज़ की, स्प्रिंग की, 20 सेंटीमीटर की लेंथ। कब, जब 50 किलो लटका दिया। अब इससे ज़्यादा तो आप लटका ही नहीं सकते, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ है ही नहीं, और स्प्रिंग अब टूट सकती है ना, या वो एक्चुअल रीडिंग नहीं देगी। समझ आया। तो इसका मतलब एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे अगर मैं एक मास लटका दूं 50 किलो का, इस स्प्रिंग पे 50 किलो का मास लटका दूं, तो इस पे नीचे फोर्स तो लगने लगेगी 500, और ये स्प्रिंग भी पूरी 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गई होगी कि नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट ही उतनी है, और 50 किलो से ज़्यादा आप टांग नहीं सकते, तो वो 20 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं उसकी लिमिट है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस स्प्रिंग पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा बच्चों, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, kx। बोलो सही है kx, बिल्कुल सर। और ये kx किसके बराबर होगा मेरा, 500 न्यूटन के बराबर। और ये स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी, जब 500, जब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम इतना जा सकता है तो 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड इक्वल्स टू 500। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10⁻⁴/2 × 20 तो एक 0 से एक 0 जाएगा, 3 बचेगा, k इक्वल्स टू 5000
अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2500। ओके, ये k की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं k की वैल्यू से रख देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा 0.6 इक्वल्स टू 25 अंडर रूट m अपॉन k की जगह क्या रख दूंगा मैं 2500। एंड 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है अंडर रूट m होल अपॉन 50। सही है कि नहीं है? 50 इंटू 50 कितना होता है 2500। फिर इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो रूट ऑफ m इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 50 अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर मैं जीरो को पॉइंट को हटा के नीचे एक जीरो कर दूं तो ये कैंसिल होगा इससे और ये जाएगा इससे 3 टाइम्स। तो रूट ऑफ m मेरा कितना आ रहा है बच्चों 15 अपॉन पाई, और इसका अगर स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड तो आएगा कितना 225 अपॉन पाई स्क्वायर kg में। इसको सॉल्व कर लेना आप 3.14 रख के पाई की वैल्यू, फिर इसको डिवाइड कर देना 225 को, इससे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? मेन मोटिव था हमारा k निकालना। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है अ स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर। ठीक, चलो, इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक ऐसे हमारी स्प्रिंग एक्सटेंडेड है और एक मास हमारा एडेड है। ठीक है, अ मास ऑफ 3 kg इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, द मास इज देन पुल्ड साइडवेज टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। हमें क्या क्या बताना है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताओ। फ्रीक्वेंसी मीन्स हमें क्या बोल रहा है, एफ निकालो। ठीक है, एफ पूछ रहा है हमसे, और क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है बच्चों? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास वी मैक्स भी पूछ रहा है। इसको मैं अलग से बनाता हूं आपके लिए। देखो इधर वो क्या बोल रहा है कि एक मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये रहा मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम, और इसका मास उसने गिवन है। कितना है बच्चों मास बताओ जल्दी? 3 kg। और क्या गिवन है? इसका k भी गिवन है सर। k कितना दिया हुआ है इसका 1200 न्यूटन पर मीटर। बोलो सही है? ठीक है सर, इतना तो हमें दिया है। अब उसने क्या किया है? अब उसने उसको 2 सेंटीमीटर खींच दिया है। तो क्या मैं भी खींच दूं इस स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर? थोड़ा तो खींचूंगा बेटा। ये लो, खींच दिया। इसका मास चेंज होगा क्या अभी? अरे नहीं होगा, मास क्यों चेंज होगा इसका अभी? आ जाओ। ठीक है, तो मैंने इसको कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर के लिए डिस्प्लेस कर दिया। करेक्ट है? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं अभी कर क्या रहा हूं? मैं इसको SHME तो बना रहा हूं। अरे मीन पोजीशन पे बेचारा बैठा हुआ था, उसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया 2 सेंटीमीटर। अरे ये k अपना मीटर में दिया हुआ है, kg में मास है, आप सेंटीमीटर में डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया और वहां से आके आपने इसको छोड़ दिया, तो अब ये बेचारा क्या करेगा? यहां आके आपने छोड़ दिया, जुप 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 ऐसे करता रहेगा SHM। और ये उसका क्या कर दिया आपने? इसको आपने एम्पलीट्यूड दे दिया। ये उसका एम्पलीट्यूड है मोशन का। समझ आया? आया समझ? चलो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे निकाला जाता है? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। करेक्ट, यहां से मैं t निकाल दूंगा डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m। m कितना है बच्चों 3 kg। ओके, k कितना है मेरा 1200, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 400। और इसका तो स्क्वायर रूट भी बड़ा अच्छा आ रहा है, t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन 20। तो यहाँ से मेरा जो टाइम निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेरा पाई अपॉन 10 सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं था, लेकिन मैंने भी इसलिए निकाला है कि यहाँ से अब मैं फ्रीक्वेंसी आपको बता दूंगा। निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी? आ जाओ। तो पहला पार्ट आपको क्या दिया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। बोलो निकल जाएगी अब। F इक्वल्स टू 1/t। तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन t कितना आया था? पाई अपॉन 10। पाई अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन पाई सेकेंड इनवर्स। बोलो समझ आया? चलो दूसरा पार्ट क्या दिया था? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास। अब ये SHM कर रहा है। SHM एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती थी बच्चों? SHM की इक्वेशन क्या होती थी एक्सेलरेशन की? A इक्वल्स टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और मैक्सिमम कब होगा ये? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैक्स के लिए मॉड लगा दूं, बिल्कुल। कब होगा मैक्सिमम? जब एक्स मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। जब एक्स मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा। बोलो समझ आया? पक्का? चलो ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे? अब आप लिख दोगे इसमें ओमेगा की वैल्यू और किसकी लिखोगे? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहां से आपको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 2। तो ए मैक्स यहां से आप क्या लिखोगे? अब ओमेगा की जगह 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू ए की जगह 2 सेंटीमीटर। अब सुनना, ये सेंटीमीटर में है, सारी चीजें केजी और मीटर में दी है, तो इसका डिवाइड कर दो 100 का, ये भी मीटर में बना दो। अब इसको सॉल्व करो। 4 पाई स्क्वायर और f का स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा? 100 अपॉन पाई स्क्वायर। बोलो सही है? चलो इंटू 2 अपॉन 100 तो था ही। क्या यहाँ से कुछ काटा पीटी हो गई? बिल्कुल हो गई। 100 से 100 चला गया सर। ओ भाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी चला गया। ये तो बड़ा अच्छा आंसर आ रहा है। ए मैक्स मेरा आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना प्यारा आंसर निकल गया है इसका। समझ में आया? कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आएगा, कहीं भी आएगा, तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड नहीं फंसाएगा, वो आपको लॉजिक चेक करना चाहेगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आप उस लेवल का सोच पा रहे हो कि नहीं। वो बस इतना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। ठीक, ये चीज समझ आई? सेकंड पार्ट कैसे आया? ठीक है सर, समझ आ गया। अब क्या करना है? तीसरा पार्ट। ठीक है, आओ। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल या मास। अब एक चीज बताओ बच्चों, SHM में स्पीड क्या होती थी? v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती थी। क्या आपको ये कलर दिख रहा है? चेक करेंगे एक बार। हाँ दिख रहा है। चलो, तो इसके बाद क्या करेंगे? अब सुनिए बच्चों, वो कह रहा है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा? जब x 0 होगा, है ना? समथिंग माइनस हो रहा है, तो x जब 0 होगा तो मैक्सिमम होगा। तो v मैक्स क्या होगा? समथिंग प्लस माइनस ओमेगा ए। ठीक है। अब इसके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं बच्चों, तो वो तो मेरा आ जाएगा ओमेगा ए। और ओमेगा मेरे को अभी पता लगा, कैसे निकालूंगा? 2 पाई एफ इंटू ए, और 2 पाई एफ की जगह क्या रख दूंगा बच्चों? देखो यहाँ लिखा है 10 अपॉन पाई इंटू ए की जगह 2 अपॉन 100। क्यों किया? सेंटीमीटर में ये बनता। तो देखो यहाँ से भी काटा पीटी हो गई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। तो ये मेरा जो निकल के आ रहा है 4 अपॉन 10, दैट इज वी मैक्स। थोड़ा और अच्छे से लिख दो इसे, वी मैक्स इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ, सब क्लियर है ना? आगे बढ़े? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? इन प्रीवियस क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई यार। आओ, इन प्रीवियस क्वेश्चन लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड एज x इक्वल्स टू 0। तो वो बोल रहा है कि जब ये पोजीशन है, जब ये पोजीशन है मास की, इसको मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोल दो। अब बोल रहा है वो एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बिल्कुल सही, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। गिव x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द ऑसिलेटिंग मास if the movement we start the stopwatch t equals to 0 the mass is at the mean position। देखो वो क्या बोल रहा है आपसे, सुनो। वो कह रहा है हमें x और t की इक्वेशन दिखाओ। हमने ये तो पता है कि SHM हो रहा है, टाइम पीरियड भी उसी के हिसाब से निकाला, ये देखो। तो अब वो ये बोल रहा है इसकी इक्वेशन बताओ, और कब बतानी है? जब वो मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन यहाँ मानी हुई है। ठीक है, अब सुनो, उसने कुछ नहीं किया, एक नई चीज बना दी है जिसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे। ये रही मेरी मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, ये रही एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी? -a, और a क्या था? 2 सेंटीमीटर, -2, और ये +2। बोलो बात खत्म। ठीक है, अब वो बोल रहा है मीन पोजीशन पे अगर मेरा पार्टिकल है t इक्वल्स टू 0, तो मेरे लिए इक्वेशन बताओ। 2 इक्वेशन बन सकती है बच्चों, 2 इक्वेशन बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती है, कोई बताना चाहेगा? देखो, क्या आपको याद है अगर मीन से पार्टिकल पॉजिटिव x की तरफ जाना चाहता है, पॉजिटिव x की तरफ, और इसने बोल दिया लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लेना है, तो जब पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है तो इक्वेशन क्या आती है? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। क्या आपको याद है? पक्का? और देखो मैं ब्लू से क्या बना रहा हूं, और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड जाना चाहता है तो इक्वेशन आती थी x इक्वल्स टू a माइनस ऑफ a sin ओमेगा t। तो मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल राइट साइड जा रहा होगा तो इक्वेशन इज फ्रॉम वाइट वाली,
ए साइन ओमेगा टी, और अगर नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो ए साइन ओमेगा टी जो कि नेगेटिव का आएगा। बोलो ये चीज क्लियर है, पक्का? चलो, तो मीन पोजीशन पे तो हमको पता लग गई कि मीन की बात कर रहे हैं, ये दोनों हमारी मीन हो सकती हैं। मीन पोजीशन उस साइड लिख देते रखो, ये क्या मेरा हो सकता है? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। बोलो क्लियर है? चलो अब सुनो, एट द मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन, मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन कौन सी होगी बताओ? इसमें मैक्सिमम स्ट्रेच्ड कब होगी? जब मैं इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाऊंगा, और इस साइड जब आएगा ये तो क्या होगा? क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो ये दो की इक्वेशन पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन और कंप्रेस्ड पोजीशन। स्ट्रेच्ड कब होगी? जब पॉजिटिव के एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा और वहां से पार्टिकल जब यहां आ रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन आती थी बच्चों ए कॉस ओमेगा टी। और जब कंप्रेस होगा, ये सी पार्ट है, तो यहां आएगा तो x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, a आपको गिवन है तो x इक्वल्स टू ए की जगह क्या रखोगे? 2, और जो सेंटीमीटर में है तो 100 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.02। साइन ऑफ ओमेगा कितना था? ओमेगा बताओ हमको जल्दी। ओमेगा होगा 2 पाई एफ, चलो रख देते हैं। ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, एफ कितना है मेरा? 10 अपॉन पाई इंटू टी। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन? 0.02 साइन ऑफ 20t। बोलो निकल के आ गई। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ए रख देना, ओमेगा रख देना, ए रख देना, ओमेगा रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई भी कैसी भी डिफिकल्टी हुई क्वेश्चन करने में? पक्का आगे बढ़े? चलो आ जाओ, हम भी नहीं देरी करेंगे, हम भी आगे बढ़ते चलेंगे, टेंशन ही नहीं है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन में क्या आ रहा है? आ जाओ। अब आ गया थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, मजा आएगा इसमें। चलो, क्योंकि इसमें यूसीएम भी मिलेगा और उसका जो प्रोजेक्शन एसएचएम करता था उसकी बातें होंगी, तो आपको इसमें मजा आने वाला है। चलो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फिगर्स गिवन करस्पॉन्ड टू सर्कल्स सर्कुलर मोशंस। ठीक है, दो सर्कुलर मोशन हमें गिवन है, ए और बी का। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर इंडिकेटेड ऑन ईच फिगर। ठीक है, देखो इसमें भी ये टाइम पीरियड है, ये मिसप्रिंट हुआ है शायद, ये टाइम पीरियड है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? टाइम पीरियड। इस वाले ए के लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बी के लिए टाइम पीरियड 4 सेकंड है। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ये दिख रहा है डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये भी दिया हुआ है। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। करेक्ट है। टी इक्वल्स टू 0 पे मेरा इस पॉइंट पे पार्टिकल कहाँ है? इधर है, और इस पे पार्टिकल कहाँ है? इधर है, सब दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल पी इन ईच केस। हमें हर केस में क्या बताना है? एसएचएम की इक्वेशन बतानी है। किस चीज की? इसके प्रोजेक्शन की। देखा, यहां भी उसने प्रोजेक्शन की बात करी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम, बट उसका जो प्रोजेक्शन होता है, उसकी जो परछाई होती है, वो पूरा का पूरा एसएचएम का एग्जांपल है। समझ में आया? तो इसी वजह से हमें दोनों केसेस में अब क्या बताना है? इनकी इक्वेशन निकालनी। अब सुनो, इनकी इक्वेशन मैं कितने अच्छे तरीके से निकालूंगा। सुनो, यही करके दिखाऊं, अच्छा फील आएगा। देखो इसके नीचे ही करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेस मान लेता हूँ बच्चों, ऐसे। ठीक है, अच्छे से बनाते रुको। इसी के नीचे करेंगे जिससे चीजें बड़े तरीके से अच्छे से क्लियर होंगी। देखो मैंने इसके नीचे का एक्सेस मान ली अलग से। ठीक, अब सुनो, हम करते क्या थे? बेसिकली उसका प्रोजेक्शन लेते थे एक्स एक्सिस पर। वैसे तो आप किसी भी एक्सेस पर ले लीजिए, किसी भी एक्सेस पर ले लीजिए, वो एसएचएम ही करेगा। डायमीटर के अलोंग उसके पैरेलल किसी भी एक्सेस पर ले लीजिए, बच्चों एसएचएम करेगा, गारंटीड है मेरी। ठीक, चलो अब सुनना, अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं, ऐसे यहां से यहां तक, तो इसका प्रोजेक्शन मैं लूंगा। इसका क्या करूंगा? प्रोजेक्शन लूंगा। ठीक है, अब सुनना, इसका जो रेडियस है वही मेरा एम्पलीट्यूड होगा प्रोजेक्शन के बाद, और ये मेरी क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन। तो ये तो मेरी क्या हो गई बच्चों? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। चलो इसको अलग से बता देते हैं, नहीं तो यहाँ पर घिसट पिसट हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलोगे सर क्या करा रहे हो, सर क्या करा रहे हो, कुछ तो थोड़ा सा देखो बच्चों को। लेकिन बच्चे नहीं हैं समझने को तैयार। आओ चलो इस क्वेश्चन को हम आगे वाले पेज पे करते हैं। चलो, एक ये रहा सर्कल, ठीक है,
और ये रही मेरी उसकी सर्कल को मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मान लिया लाइन। और यहाँ मैंने क्या बनाया, उसका परछाई बनाने के लिए मैंने एक एक्सिस बना ली, ठीक है बच्चों। चलो, इसका रेडियस कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर। पार्टिकल मेरा कहाँ है, इधर है, यही है मेरा पार्टिकल। चलो रेड डॉट से क्लिक कर देते इसको, ये रहा मेरा पार्टिकल भैया। चलो, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर। अब सुनो, इसकी परछाई लूंगा मैं इधर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर, ये मेरा मीन पोजीशन हो जाएगा, और ये मेरा x इक्वल्स टू +3। बोलो समझ आया। चलो, अब सुनना मेरी बात बच्चों, यहां पर अगर मैं इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन लूं, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो कि मैं ग्रीन से ले रहा हूं, तो वो कहां आएगा, मीन पोजीशन पे आ रहा है, देखो। और मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तो वो इसके डायरेक्शन से पता लगेगा। पार्टिकल कहां जाना चाह रहा है, ऊपर, मतलब इधर की तरफ। इसका प्रोजेक्शन कहां जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो इक्वेशन a sin ओमेगा टी, और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो -a sin ओमेगा टी। आंसर आपका खत्म हो गया। अब इस पार्टिकल की आपको लोकेशन पता है, इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, लिख दूं, x इक्वल्स टू -a sin ओमेगा टी। a की वैल्यू हमको पता है 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से मीटर के लिए। साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कैसे निकलेगा, 2π/t। टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 सेकेंड, 2, और ये रहा t। लो भाई, आपकी SHM की इक्वेशन आ गई, -0.03 साइन ऑफ πt। बोलो इसमें कोई दिक्कत। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो मीन पे दिया था, इस वजह से आपने कर दिया, अगर आगे देगा तो कैसे। अरे आएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, उसको भी बताऊंगा आपको कैसे निपटाना है। बड़ा मस्त फील है, बड़ा मजा आएगा। देखो कितने शॉर्ट में बना दी इक्वेशन, 2 लाइन नहीं लगाया मैंने। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखें। अगला वाला हमसे क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसको 2 मीटर का बना दिया, उसका टाइम पीरियड t है। चलो इसको ही बना देते हैं। ये रहा मेरा सर्कल, और ऐसे किया, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, अब मीटर्स में दिया है 2 मीटर्स। और पार्टिकल कहाँ है, पहले ये देख लो, पार्टिकल है मेरा इधर, ओके, इधर है पार्टिकल, मूव कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो इसकी शेडो बनाओ जल्दी से। इधर लाइन खींची, इसकी पूरे की शेडो जब तक बनेगी तो यहाँ तक और यहाँ तक का शेडो आएगा पक्का। ये होगा x इक्वल्स टू -2, ये होगा x इक्वल्स टू +2, और ये मेरी मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0। पार्टिकल कहाँ है, इसका प्रोजेक्शन ग्रीन से बताऊंगा भाई, इधर है इसका प्रोजेक्शन, इधर आएगा x एक्सिस पे। और मूव कहाँ कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब राइट डायरेक्शन में जाना चाहता है। भैया किसी को कोई दिक्कत अब इसकी इक्वेशन बनाने में, किसी को नहीं होनी चाहिए यार। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल चल रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू a माइनस का a cos ओमेगा t, खत्म। अब इसमें a की जगह क्या रखोगे, सीधे 2 रख देना, क्योंकि ये मीटर में दिया है। 2 cos ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π/t, t की जगह बताओ क्या लिखोगे, इसका टाइम पीरियड ये दिया है हमको 4 सेकेंड, 4t। यहाँ से x की वैल्यू मेरी आ गई -2 cos π/2t। बोलो समझ आया, समझ आया कैसे हुआ, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमसे क्या बोल रहा है, सुनो। प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इंडिकेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल and the angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case. अब भैया उन्हें उल्टा काम कर दिया, उन्होंने बोला है कि ये रही भैया अब इक्वेशन, ये रही SHM की इक्वेशन। अब जैसे आप अभी कर रहे थे ना स्मार्ट वन के सर जी, जैसे ये इक्वेशंस दिए हमें SHM के, और इसका सॉरी सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, और अब आप इसका एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो, अब कर रहे हो। अब आपको एक्सिस की प्रोजेक्शन वाली जो इक्वेशन है वो दिया, उसकी जगह सर्कुलर मोशन में उसको डिफाइन करो। ये बोल रहा है उसको आपको सीधा सीधा। और क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बताना है, इंडिकेट क्या क्या करना है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बतानी है उसकी, क्या इनिशियल पोजीशन, रेडियस बताना है। रेडियस पूछा है कि नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा है। देखो रेडियस, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, ओमेगा पूछा है ना, ये सारी चीजें पूछ रहा है वो। चलो
देखो मैं इसमें आपको एक या दो पार्ट करके बताऊंगा, बाकी दो पार्ट आपके होमवर्क है, और सुनना कैसे किया वो देखना। इसमें आपको एक चीज और उसने दे दी है कि एंटी क्लॉकवाइज मान के चलिए, आपके पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, ये मान के करिए। अब सुनो, पहली इक्वेशन नीचे उतारो, ए पार्ट x इक्वल्स टू -2 साइन 3t प्लस π/3। पहले तो इसकी इनिशियल पोजीशन निकाल लो, t इक्वल्स टू 0 पे, तो x कितना आएगा -2 साइन ऑफ 0 प्लस π/3। π/3 इज नथिंग बट 60 डिग्री एंड 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x मेरा आ जाएगा -√3। बोलो ये समझ आया इनिशियल पोजीशन कैसे आई? पक्का? चलो अब सुनो, अब मैं देखो कुछ अनोखा काम नहीं कर रहा हूँ, पहले एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक, और इस सर्कल के आजू बाजू ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, और एक प्रोजेक्शन के लिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाई थी, ऐसी एक प्रोजेक्शन के लिए फिल लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, आपको वैसे ही फील आएगा। आप भी ऐसे ही किया करिए, एक सर्कल और एक प्रोजेक्शन, और यहां से एक लाइन मैच करा लो ऐसे। बोलो समझ आया? ये मेरी हो जाएगी x इक्वल्स टू -a, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +a, और ये क्या हो जाएगा मेरा x इक्वल्स टू 0। अब सुनना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वही इसका रेडियस होगा, दिख रहा है? तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है बता सकते हो? इसका एम्पलीट्यूड तो मुझे -2 दिख रहा है, मतलब 2, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 2, तो 2 आ गया, ठीक है। इसका आपने रेडियस बता दिया, इनिशियल पोजीशन बता दी -√3। अब क्या बताना है आपको? ओमेगा बताना है। ओमेगा भी बता दोगे, जरा 3 है इसका ओमेगा, दिख रहा है आपको ओमेगा टी? पक्का? ओमेगा भी लिख दूं, ओमेगा इक्वल्स टू 3, खत्म। इनिशियल पोजीशन x इक्वल्स टू -√3। ये बच्चे वाले काम है, लेकिन आपको इसकी इक्वेशन को ये बताना है कि पार्टिकल कहाँ है। ये अच्छी चीज़ है, इसको समझ लो। चलो अब सुनना, यहां से देखना, मैं जो करूं उसको ध्यान से सुनना। पार्टिकल मेरा इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ है? -√3। ये क्या है? x इक्वल्स टू -2, और ये x इक्वल्स टू +2, करेक्ट? मतलब एक ही वैल्यू रख दी मैंने, -√3 x इक्वल्स टू, मतलब नेगेटिव का है तो इस साइड कहीं होगा, और √3 मान लो यहां कहीं है मेरा पार्टिकल, यहां कहीं है मेरा पार्टिकल। तो अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड करूं ऊपर तक, तो पार्टिकल क्या यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है? सही बोला कि नहीं? बताओ। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं बच्चों, देखो ग्रीन लाइन से मैं इसको एक्सटेंड करूंगा पहले, अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन बनाया है बच्चों, तो वो तो आपको फील आ ही रहा है, पक्का? मतलब इस पॉइंट पे है जो कि -√3, मान लो ये मैंने मान लिया है -√3 डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर मैं रेडियस पे पूछूं, अगर सर्कल में देखूं, तो या तो यहां होगा या यहां होगा, और अगर दोनों जगह कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन अगर चाहे यहां हो तो भी ये यहां मूव करेगा, और अगर यहां हुआ तो यहां मूव करेगा, इतना तो मुझे कंफर्म है। अब यहां हो सकता है, यहां ये नहीं पता मुझे। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा इस इक्वेशन से। इक्वेशन को कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे? अब सुनो मेरी बात, मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होता है और नेगेटिव की तरफ चलता है, मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल होता, अब सुनना, अलग से एक कहानी बताता हूं, दोनों को मिलाना। मान लो मेरा पार्टिकल अगर मीन से चलता है इस डायरेक्शन में, मीन से चलता है इस डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या आती है? x इक्वल्स टू -a sin ओमेगा t। एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू -a sin ओमेगा t प्लस 5 लिखेंगे अपन इस इक्वेशन को। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है जब t इक्वल्स टू 0 है, तो x को अगर मैं 0 कर दूं, एट t इक्वल्स टू 0, टाइम भी 0 कर दूं, तो ये 5 बचेगा, इसलिए मेरा साइन 5 जो आ रहा है वो 0 आएगा, इस वजह से मेरा 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। तब जाके मैंने x इक्वल्स टू -a sin ओमेगा t लिखा। समझे? इसका मतलब अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो a sin ओमेगा t क्यों आया? क्योंकि फेज 0 था, क्योंकि इनिशियली टाइम ही जब स्टार्ट हुआ जब x 0 है, लेकिन अब हमारा फेज कुछ ना कुछ है जो कि मुझे π/3 दिख रहा है, और ये इक्वेशन भी कहीं ना कहीं मुझे -a sin ओमेगा t जैसी लग रही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फेज आ रहा है। अब मुझे बताना, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है,
तो हर जगह जो इक्वेशन आने वाली है वो माइनस ए साइन ओमेगा टी आएगी कि नहीं, और प्लस फाइव आएगा जब कभी टाइम पीरियड जब स्टार्ट हुआ हो, जब पार्टिकल इस कहीं ना कहीं पोजीशन पर हो। फील आ रहा है? अगर मीन पर है तो फेज जीरो, यहाँ है तो कोई फेज आएगा, यहाँ है तो कोई फेज आएगा। अब डिपेंड करता है कि प्लस का फेज है कि माइनस का फेज है। बताओ कैसे? प्लस का फेज और माइनस का फेज कैसे? मान लो इसका प्रोजेक्शन तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, इसका प्रोजेक्शन मैंने ले रखा है, ये रहा, है ना। अब ये पार्टिकल मेरा यहाँ कहीं है, ठीक है। और सुनना, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ सॉरी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब यहां जा रहा है। तो ये होगा क्या? नहीं होगा ना। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे क्यों होगा मुझे बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, या तो यहां या तो यहां। अगर पार्टिकल यहां जा रहा है तो मतलब पार्टिकल यहां जाएगा, और लेकिन वो पार्टिकल हमारा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के एक्सपेक्टेशन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पार्टिकल कहां होगा? ऊपर होगा। तो ये समझ आया, पार्टिकल मेरा यहां ऊपर होगा, इस डायरेक्शन में। आ गया समझ में? ये देखो, मैं इसको पार्टिकल को फिर से डार्क ब्लू से बना देता हूँ थोड़ा बड़ा। ये मेरा पार्टिकल होगा। फील आ गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट हमको क्या बोल रहा है? cos पाई बाई सिक्स माइनस टी, एक्स इक्वल्स टू cos पाई बाई सिक्स माइनस टी। इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ cos ऑफ टी माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब सुनना, इक्वेशन इसको मैं अगर देखूं तो ये ए कॉस ओमेगा टी से कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस इक्वेशन को मानूं एक्स इक्वल्स टू जीरो है, ये एक्स इक्वल्स टू कोई मीन पोजीशन है, ठीक है। चीज़ों को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो सब। एक्स इक्वल्स टू ये माइनस ए है, ये एक्स इक्वल्स टू प्लस ए है, ठीक है। तो ए कॉस ओमेगा टी कब आती थी बच्चों? जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता था, यहां से इधर, तब आती थी सर एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन मूव तो ये इसी डायरेक्शन में करेगा। अगर पार्टिकल यहां कहीं होता और इस अब सुनना, फील आ जाएगा, यही फील आ जाएगा। अगर पार्टिकल यहां होता और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो क्या इक्वेशन चेंज होती? नहीं सर, इक्वेशन तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी तो होती, लेकिन इसका इनिशियल फेज कुछ आ जाता। क्या मेरे को ये इक्वेशन उसी जैसी दिख रही है अब? बिल्कुल। तो इसका मतलब एक कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स है, मतलब मेरा पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फेज है। अब वो फेज कैसे बताऊंगा? देखो, ये रहा मेरा सर्कल, ठीक, और ये रहा मेरा इसका प्रोजेक्शन। इनिशियली पॉइंट पर रख दो एट t इक्वल्स टू जीरो। मेरा x कितना आ जाएगा? cos पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा? रूट थ्री, सॉरी 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू। और जी कितना है? पॉजिटिव का आ रहा है। मतलब मेरा पार्टिकल कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर है। देखो, ये तो x इक्वल्स टू जीरो है, ये x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस ए और प्लस ए, सेम चीज़ है ना। इसका तो हम प्रोजेक्शन टाइप का ले रहे हैं। ये x इक्वल्स टू जीरो और इसका मीन, देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 दिख रहा है, -1, x इक्वल्स टू +1, ठीक। प्लस रूट थ्री बाई टू पर है, मतलब ये पार्टिकल कहीं ना कहीं पॉजिटिव में और इधर है। तो इसका अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए। और घूम कैसे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो यहाँ जा रहा होगा या यहाँ जा रहा होगा। बोलो सही है? चलो अब सुनना, ये इक्वेशन कैसी है? cos ओमेगा टी, मतलब इस डायरेक्शन में आने वाली कोई इक्वेशन आएगी तो कौन सी आएगी? ये आएगी या ये आएगी? मुझे अपने आप बता दो। अगर इसका प्रोजेक्शन लूंगा तो पार्टिकल यहाँ मूव करता हुआ दिखेगा, अगर इधर वाले का लूंगा तो पार्टिकल यहाँ मूव करता हुआ दिखेगा, और मुझे यही वाले के मूवमेंट की चाहिए, तो ये होगा मेरा ये वाला। बोलो समझ आया? ये वाला कैसे आया? पक्का? सही है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, सुनो। फिगर ए attached shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. A force F applied at the free end stretched the spring. Okay.
फिगर बी शोज द सेम स्प्रिंग विद बोथ एंड्स फ्री एंड अटैच्ड टू अ मास m at either ends. Okay, each end of the spring in figure B is stretched by the same force F. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ स्प्रिंग के बीच में दोनों केस में. और अगर मास, इफ द मास इन द फिगर ए एंड द मास ऑफ टू मासेस इन फिगर बी आर रिलीज्ड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस. देखो वो क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है एक केस ऐसा है कि एक को दीवार से हमने क्या कर रहा है, हिंज कर रखा है. हिंज मतलब उसको अटैच कर रखा है, और एक तरफ उसमें स्प्रिंग बंदी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और उसको हमने एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है. दूसरे केस में हमने दो ब्लॉक लिए हैं जिसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया जो कि सेम स्प्रिंग है जो कि ए वाले केस में दी गई है. दोनों केस में हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है. पहले तो ये बता दो इस केस में कितनी देर लगेगी बताने में, पहले वाले केस में. इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो सकता है एक्स मैक्स, जब फोर्स मेरा के एक्स के बराबर हो जाए. तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा, एफ अपॉन के. ये तो मेरा मैक्स है. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. इसमें बताओ के मैक्स कितना होगा. अब सुनना, बच्चों को कभी कभी क्या लगता है कि यहाँ वाला भी फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स, तो 2F इज इक्वल टू के एक्स. ऐसा नहीं होगा. यहाँ से अगर कोई फोर्स F खींच रही है किसी स्प्रिंग को, और यहाँ पर, सॉरी स्प्रिंग नहीं, ये मास लगा हुआ है, इस मास को खींच रही है और बीच में स्प्रिंग है ना. ये रहा एक मास और इसको खींचा जा रहा है किसी फोर्स F से. यहाँ पर स्प्रिंग है जो खिंच गई है अब, और यहाँ पर एक मास और है जिसको एक खींचा जा रहा है F से. दोनों का मास m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये स्प्रिंग भी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी जो इस डायरेक्शन में होगी के एक्स. और ये मैक्स क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि जितना स्ट्रेच हुई है उतना ही तो होगा, और इस फोर्स की वजह से यहाँ पर भी लगा रही होगी रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स मैक्स. अब मुझे बताइए आप स्प्रिंग पे फोर्स बैलेंस कैसे करोगे, टोटल तो नहीं करोगे, टोटल तो जीरो हो जाएगा. इन दोनों का देखोगे तो क्या बोलोगे, F इक्वल्स टू के एक्स मैक्स, क्योंकि हमें तो एक्सटेंशन पूछ रहा है जो कि डायरेक्ट आ गया के मैक्स एक्स मैक्स इक्वल्स टू F अपॉन के. बोलो इतना समझ आया, पक्का. चलो ये पार्ट तो आ गया. दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द मास m एंड द टू मास आर रिलीज्ड. इसको कोई फोर्स लगाया F और इसको छोड़ दिया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, और इन दोनों पे फोर्स लगा के F इन्हें छोड़ दिया तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा. बच्चों इसके केस में टाइम पीरियड क्या होगा, जो कि नॉर्मल आता है, आप सभी को पता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के. दिक्कत आती है इस केस में, क्योंकि इसमें आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का सिस्टम अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा टर्म 2 की आता है एंड हमारा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट उसमें आता है स्टार्टिंग में जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं. तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर स्प्रिंग की लेंथ L है, ये स्प्रिंग की लेंथ L है, सुनो मेरी बात, अगले पेज पे आओ. ये रहा मेरा मास और ये रही मेरी स्प्रिंग. ठीक है, ये रहा दूसरा मास, और इस पे एक फोर्स लग रहा था, इनको छोड़ दिया आप. ठीक है, अब सुनना, तो इसमें क्या होगा, जैसे इन फोर्सेस, मान लो ये रही लो फोर्स F और ये रही फोर्स F. जब इन दोनों फोर्सेस को मैं छोड़ दूंगा, जब इन दोनों फोर्सेस को छोड़ दूंगा, या दोनों फोर्सेस को लगा रहा हूं, ठीक है, या इनको मान लो छोड़ दिया, उनको छोड़ने ही बोला है ना, देखो क्वेश्चन में कहाँ बोला है, रिलीज. ठीक है, छोड़ दिया. तो क्या इस सिस्टम पे इस फोर्सेस को रिलीज करने के बाद जब मासेस को स्प्रिंग खींचेगी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, किसी ने बाहर से काम नहीं किया. तो इसका मतलब इसका जो सेंटर मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो कहीं यहीं होगा बीच में, पक्का. तो ये मोशन कैसे कर रहा होगा, ऐसे, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा, फिक्स इस जगह पे फिक्स होगा, कहीं मोशन करेगा नहीं, ऐसे ऐसे ही रहता रहेगा बस. तो कहीं ना कहीं ये एक दीवार की तरह काम करेगी. तो अगर इस पूरी स्प्रिंग की लेंथ L थी तो इतनी अब कितनी बची, L/2. ये भी L/2. बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब सुनना बच्चों, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर लेंथ आधी हो जाती है ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा. अगर लेंथ L/3 हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना हो जाएगा. अगर मैं इतनी बड़ी स्प्रिंग लेके आया हूँ और उसको मैं खींचने में कम दम लगा रहा हूँ मैं, और अगर उसको बीच में से काट दूँ तो उसको खींचने में मुझे और दम लगानी पड़ेगी, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगी. तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा. शायद हम टर्म 1 में फिर मिलेंगे एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल डीपली ये सारी चीज़ें बताऊंगा. ठीक, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K, और K की जगह आप क्या रखोगे, आप 2K. तो यहाँ का टाइम पीरियड भी आपसे निकल में आ गया. बोलो समझ आया कैसे किया, पक्का. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है बच्चों, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ
1 मीटर। इफ द पिस्टन मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 रेडियन पर मीटर, व्हाट इट इट्स मैक्सिमम स्पीड। देखो एक पिस्टन है सिलेंडर के ऊपर, जो उसका हेड है वो लोकोमोटिव है, उसका हमें एम्पलीट्यूड दिया है, स्ट्रोक दिया है। तो स्ट्रोक का मतलब ही क्या होता है बच्चों? स्ट्रोक का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, जो कि हमें गिवन है। देख लो उसने ब्रैकेट में भी लिख रखा है, लेकिन मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया। करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 मीटर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? चलो बढ़िया है। ये चीज ऐसी निकल के आती है तो हमें क्या दिया? एक और चीज और दी है उसने, फ्रीक्वेंसी दी है, जो कि कितनी दी है? 200 रेडियन पर मीटर। मतलब f हमें दिया है कितना? 200, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट इज 200 रेडियन पर मिनट। पर मिनट दी है, हम क्या लेंगे? सेकंड में। तो 200/60 कर दूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियन पर सेकंड। तो ये कितना बचेगा? ओमेगा 0 से 0 जाएगा, 10/3 रेडियन पर सेकंड। बोलो इतना समझ आया? ये कैसे आया? चलो बढ़िया, इतना समझ आ गया। तो अब क्या बचा बच्चों? अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। वो क्या होती है? v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा a। ये कितना है? मैक्स। और अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? ओमेगा a। और ओमेगा क्या आ गया हमारा अब? 10/3 इंटू a कितना है मेरा? 1/2। यही है मेरा 1/2। और जो ओमेगा कितना है? 10/3। इनका इंटू कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा v मैक्स आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? फालतू का क्वेश्चन था ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इतना। ओके, मून पे उस पर ग्रेविटी दी है, कितनी है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 3.5 second, g on the surface of earth is 8.9। देखो उसने दो चीजें बोल दी। क्या बोल दी? एक तो उसने बोला है कि सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड कैसे आता था बच्चों? वो आता था 2π√L/g। बोलो ये चीज सबको याद है? L क्या होता था हमारा? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो लेंथ होता था वायर का। और g क्या है मेरा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी ग्रेविटी हो या इफेक्टिव ग्रेविटी हो। करेक्ट। चलो आप सुनो मेरी बात, यहां पर वो मून के लिए बता रहा है। मून के लिए जी कितना दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेम चीज अर्थ पे कितनी होती है, जिसको मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, 9.8 या कभी कभी हम या ज्यादातर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। करेक्ट, ठीक है। और टाइम पीरियड अगर मेरे को दिया गया है, किसका दिया गया है? अर्थ का दिया गया है बच्चों। देखो टाइम पीरियड ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ कितना दिया है? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5 सेकेंड। हमसे पूछा क्या गया है? मून पर टाइम पीरियड। अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मेरा 2π कांस्टेंट? बिल्कुल। क्या लेंथ चेंज होगी पेंडुलम की? नहीं होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो दैट इज g ऑफ मून, t ऑफ मून अपॉन t ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, इसमें आएगा अंडर रूट ऑफ, इसका रेशो हो जाएगा तो ये कितना आएगा? g ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g ऑफ मून। दिख रहा है आपको? ये मैं कर सकता हूं बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाएगा? g ऑफ अर्थ क्या लिखोगे आप? अर्थ का आएगा 9.8 होल अपॉन मून के लिए क्या लिखोगे? 1.7। तो यहां से आपका टाइम पीरियड मून का निकल के आ जाएगा, वो आएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दैट इज 3.5 इंटू अंडर रूट ऑफ 9.8 अपॉन 1 सेकेंड, और ये आ जाएगा सेकेंड में। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई कैसे आया? अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंडर रूट का सॉल्व करना है, इसको इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया? पक्का? आगे बढ़े। चलो इतना करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं सुनो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट k एंड मास m ऑफ द पार्टिकल दैट इज 2π√m/k। बिल्कुल सही है।
अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स SHM अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है वो SHM एग्जीक्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली जब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, बिल्कुल। वाई देन इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम? बताओ भाई क्यों है, कोई बताएगा? हमें पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है, 2π√m/k, लेकिन जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं सर, कोई बताना चाहेगा? मत बताओ, सुनते चलो। जब सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं तो हमारी k की वैल्यू आती है mg/l। याद है कि भूल गए? अरे भाई देखो, ये रहा पेंडुलम, इसको मैंने कुछ हल्का सा डिस्प्लेस किया होता था, देखो जल्दी जल्दी बताया था 2 सेकंड का। तो मान लो इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर एक फोर्स mg लगती थी, उसका कंपोनेंट यहाँ आएगा mg cos थीटा, और यहाँ आता था mg sin थीटा। तो हमारी जो फोर्स आती थी जिसकी वजह से लगता था इसमें SHM, वो होता था mg sin थीटा, और ये नेगेटिव का। नेगेटिव क्यों लगाते थे, याद है? याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद होगा यार, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इस डायरेक्शन में। और उस टाइम हम क्या करते थे, साइन थीटा को टेंड्स टू थीटा लेते थे। वाई वी आर टेकिंग साइन थीटा टेंड्स टू थीटा? बिकॉज वी वर डूइंग द डिस्प्लेसमेंट एज मिनिमम एज पॉसिबल, करेक्ट। तो यहां जब देखने के बाद पता लगा तब हम क्या कर दिए थे डायरेक्ट। अब क्या था, देखो 2 लाइन का है, एफ नेट को मैंने क्या लिख दिया था, -mg थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट एंगल इज इक्वल्स टू आर। आर कितना है, डिस्प्लेसमेंट x अपॉन रेडियस l, तो -mg x/l, और यहां से देखो mg/l आ गया। बोलो समझ आया? हाँ। तो हमारा जो टाइम पीरियड आता है ना इस केस में, वो आता है 2π√L/g, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। समझ आया पहले वाले का आंसर? चलो पहला हो गया। दूसरा, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल ऑफ ऑसिलेशंस, फॉर लार्ज एंगल of oscillation a more involvement of analysis shows that t is greater than 2π√L/g. Think of a qualitative argument to appreciate this result. I am not going to give you any qualitative argument, but according to this it is right. And मैंने शायद ये सब पहले ही लिख दिया। इसमें क्या गलत है? सिंपल पेंडुलम की बात की जा रही है। फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन वी आर काउंटिंग साइन थीटा एज अ थीटा, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग थीटा इक्वल्स टू x/a, तब जाके ये इक्वेशन बनी है 2π√L/g। एंड यस इट इज करेक्ट कि अगर मैं इसको थीटा के बराबर नहीं लूंगा तो कुछ ना कुछ साइन थीटा आएगा, तो उसका टाइम पीरियड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी को एक बिल्डिंग से फेंकूं तो नीचे आने में टाइम कुछ और लगेगा, और उसी को मैं थोड़ा और ऊपर ले जाकर फेंकूं तो और ज़्यादा लगेगा। तो सेम कंडीशन, करेक्ट? समझ आया? चलो। A man with a wristwatch on his hand falls from the top of a tower. Does the watch give correct time due to the free fall? I'm sorry, ये चीज़ पढ़ के मुझे ऐसी आ गई कि चलो माना उसके वॉच के बारे में पूछ, लेकिन उसको ऊपर से क्यों फेंक दिया यार? वॉच फेंक देते अलग से, वॉच को अलग से निकाल के फेंक देते, फिर नीचे वाले इंसान से पूछ लेते, बताओ भाई कुछ पता लग रहा है, वॉच का टाइम अलग है कि नहीं? यार इंसान को क्यों फेंक दिया? चलो ठीक है। तो रिस्ट वॉच मतलब पहले क्या होता था ना बच्चों, पहले जो भी इसका मैकेनिज्म होता था ना, वो स्प्रिंग मास पे डिपेंड करता था, स्प्रिंग और मास पे डिपेंड करता था। तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या आता था, 2π√m/k, करेक्ट। और अभी की डेट में तो टेक्नोलॉजी आ गई है नई नई, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं, तो उसमें हमें डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो 2π√m/k किसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं? मास और स्प्रिंग, स्प्रिंग मास सिस्टम पे डिपेंड करती थी क्या हमारी रिस्ट वॉच पहले। तो उस केस में हमारा कोई ग्रेविटी का असर ही नहीं आ रहा है, मास और के पे डिपेंड करती थी, तो चाहे ऊपर से गिरे चाहे नीचे से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा पेंडुलम जैसे अगर ग्रेविटी पे डिपेंड करती तो हाँ बिल्कुल टाइम पीरियड में इफेक्ट आ जाता। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। चलो डी ऑप्शन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन अ कैबिन दैट इज फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी? बिल्कुल बता दूंगा, कुछ नहीं है इसमें। लिफ्ट के अंदर एक सिंपल पेंडुलम टंगा हुआ है, लिफ्ट के अंदर एक सिंपल पेंडुलम टंगा हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? लिफ्ट के अंदर है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में फ्री फॉल कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसका है g डाउनवर्ड्स। तो इस पेंडुलम की बात करूं, इस पे g तो ऑलरेडी लग ही रहा है नीचे, और ऑब्जर्वर ही मेरा अब लिफ्ट के ऊपर है, तो इस पर एक सूडो फोर्स g ऊपर लगने लगेगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या आएगा? 2π√L/0, दैट इज टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। बोलो समझ आया?
और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, जब टाइम पीरियड हमारा 0 के टेंड कर रहा है, सॉरी टाइम पीरियड मेरा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा 2π/t, और 2π/t रखूंगा तो t मेरा इनफाइनाइट है, तो ओमेगा टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब अगर मेरा सिंपल पेंडुलम फ्री फॉल कर रहा है लिफ्ट से और वो इतना उठ जाएगा तो इसके बाद कभी नीचे नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। फील आया? चलो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, a simple pendulum of length L and having a bob of mass m is suspended in a car. The car is moving on a circular track of radius r with a uniform speed v. ठीक है, if the pendulum makes small oscillations in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? लो भाई समझो, ये है मेरी कार, कुछ भी मान लो यार, अब मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये मान लो मेरी कार है और इसकी जो पाथ है वो सर्कुलर है, वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। ठीक है, समझ आ रहा है, फील आ रहा है? मतलब ऐसे हमारी कार जाना चाह रही है, इस डायरेक्शन में मान लो, ऐसे इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे मान लो। ठीक है, ऐसे जो जा रही है, ठीक है, समझ गए? ये वी हटा देता हूँ, मतलब इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ, ऐसे जा रही है टेढ़ी होके। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम टांग दिया बच्चों, ये रहा मेरा पेंडुलम। ठीक है, अब इस पेंडुलम को मैं बाहर बना लूँ थोड़ी देर के लिए, इससे अपना क्वेश्चन ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा पेंडुलम और ये रही उसकी सरफेस ऊपर वाली। चलो, इस पेंडुलम पे एक एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का लग रहा है जो कि जी डाउनवर्ड्स लगेगा। बोलो सही है? पक्का। अब सुनना बच्चों, जब आप सर्कुलर आर्क की तरफ निकलते हो तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जो कि v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ लगता है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं अभी सीधा चल रहा हूँ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे घूम के चलने लगूँ ना, ऐसे ऐसे करके, तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जिसकी वजह से मुझे फोर्स फील होगा, जो कोई चीज़ मेरे को अंदर की तरफ खींचना चाहती है, वो होता है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब या तो इस पर अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लगा सकते हैं, या फिर अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर बैठ जाऊं, इस गाड़ी को अगर मैं दूर से देखूं तो मैं कहूँगा इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो कि अंदर की तरफ लग रहा है। करेक्ट। और अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर बैठ जाऊं तो मेरे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मुझे फीलिंग आती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या लगेगी, जिसके ऊपर बैठ गए हो और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसको पलट के दे दो। इसको पलट के क्या फीलिंग होगी कि मेरे को कोई बाहर फेंक रहा है, मेरे को कोई बाहर फेंक रहा है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी या उसका जो एक्सेलरेशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, AC, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू v²/r। तो इस पेंडुलम का नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, समथिंग यहाँ आएगा जो कि a नेट होगा, और a नेट किसके बराबर होगा, a नेट इज इक्वल्स टू √of g² प्लस AC²। तो a नेट कितना आ जाएगा मेरा, g² प्लस AC कितना, v²/r, उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो v⁴/r²। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√L/g। g की जगह क्या रख दूंगा, L/g, g मतलब एक्सेलरेशन, वो आ जाएगा √of g² प्लस v⁴/r²। बोलो समझ आया? पक्का? चलो, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में करने में? कोई भी दिक्कत हुई हो तो बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस एंड होने वाली है क्लास, टेंशन मत लो, लेकिन जाते जाते बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। चलो, अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी ऑफ बेस एरिया ए, डेंसिटी, अच्छा इसकी डेंसिटी नहीं दी, रुको, इसकी डेंसिटी हम रो कर देते हैं। ठीक है, रो। चलो अब पढ़ो, अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी रो ऑफ बेस एरिया ए, ओके, एंड हाइट h floats in a liquid of density ρ1. Okay. The cork is depressed slightly and then released. Show that the cork oscillate up and down simple harmonically with a period. ये हमको प्रूव करना है, where rho is the density of cork. चलो सुनो, उसने क्या बोला है वो समझो। उसने बोला है भैया हमारे पास है पानी, ये हमारे पास एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है, और इस लिक्विड को मैं मान लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये लो, पानी बनाना तो बनता है। ठीक है, ये है मेरे पास एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी है ρ1, और इसके अंदर एक कॉर्क का सिलेंडर है
जो इसके अंदर कुछ डला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और कितना डला हुआ है मुझे नहीं पता, कुछ हाइट h1 तक डला हुआ है मान लो, और इसकी टोटल हाइट जो हमें गिवन है बच्चों वो कितनी है, h, बोलो यही गिवन है। इसका बेस एरिया कितना है और a, करेक्ट। इसके अलावा कुछ और दिया है, नहीं दिया है सर, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, ये टाइम पीरियड। अब सुनो, इस कंडीशन में जब किसी भी ऐसे सॉलिड को एक पानी के अंदर इमर्ज कर देते हैं तो उसके बाद जो टाइम पीरियड निकल के आता है SHM का, वो आता है हमारा T=2π√L/g, सेम आता है। लेकिन यहाँ पर L क्या है वो पढ़ लो आप। L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्टील बोल दे भाई, कॉर्क बोल रहा है उसकी जगह कोई लकड़ी बोल दे, कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड, यहां से आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी कवर हो रहा है। देख रहे हो आप, मेरी बात सुनो, सॉलिड्स कब पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल, और एंड में आके हमने ऑसिलेशन पढ़ा, और दोनों का क्वेश्चन मिला के आ गया। आप सोच नहीं सकते हो कि कहां से क्या क्वेश्चन उठा के आ जाता है फिजिक्स में, समझ आ रहा है, ठीक है। और लेंथ यहां पर क्या है, अब बताओ लेंथ क्या है, तो फिर 2π√L। L क्या है, लेंथ ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड। मैंने मान लिया h1 हाइट जो है वो इमर्ज्ड है, तो यहां पर मैं h1 लिख दूं अपॉन g। क्या ये आंसर है, नहीं है, ये तो डेंसिटी के टर्म में आ रहा है। अब मैं डेंसिटी टर्म में कैसे लाऊं, अब इसमें आ जाएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब आपका लगेगा वो वाला कॉन्सेप्ट। अब सुनो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं मुझे बताओ, पहले नेट फोर्स निकालते हैं बच्चों। जैसे ही नेट फोर्स आ जाती है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, खत्म। उसको छोड़ो, फिर क्या करेंगे, हम उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे x। उससे क्या होगा, x डिस्प्लेस करने से हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा और SHM चालू हो जाएगा। अब सुनना, जब इसकी नेट फोर्स 0 होगी तो ये पानी के अंदर आधा जितना डूबा है, इसकी इस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोलूंगा, अगर इसकी नेट फोर्स 0 है तो इस पे एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा जो कि mg लग रहा होगा, इस सिलेंडर का मास और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। और इस पे एक फोर्स और लग रहा होगा बच्चों, वो लग रहा होगा बायंट फोर्स Fb, जो इसके मास को ऊपर उठा रहा होगा, और ये दोनों उस टाइम पे इक्वल होंगे। तो F नेट जो होगा मेरा वो 0 होगा, और वो क्या होगा, mg माइनस Fb मेरा 0 होगा। तो इसका मतलब mg मेरा कहीं ना कहीं इक्वल है Fb के। अब सुनना, यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, सुनो। m क्या है, पूरे सिलेंडर का मास, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी आएगी, सॉलिड की, वॉल्यूम किसका आएगा, सॉलिड का, और ग्रेविटी तो g है। बायंट क्या फोर्स क्या होता है बच्चों, वी रो जी। v क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ध्यान देना, मैंने उस टाइम बोला था, इसको याद रखना। ये क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या होता था, डिस्प्लेस्ड। और ये क्या होता था, रो होती थी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब क्या बचा, अब तो खत्म है क्वेश्चन, जी से जी कैंसिल कर दो। और अब सुनना, यहां पर लिखता हूं इसकी लाइन, सॉलिड का रो गिवन है हमें डायरेक्ट। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया है A और टोटल हाइट है h सॉलिड की, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एरिया A और हाइट h1। और लिक्विड का क्या दिया है, रो L ही दिया है ना, रो L दिया है कि रो 1 है, ठीक है, लिक्विड के लिए रो L दिया है। चलो, तो यहां से मेरा यहां से h1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, A से A कैंसिल कर दो, तो h1 कितना आ जाएगा, देखो h1 इज इक्वल्स टू, चलो इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, रो h इक्वल्स टू h1 रो L, रो h इज इक्वल्स टू h1 रो L। तो h1 कितना आ गया मेरा, रो h अपॉन रो L। बोलो ठीक, इसमें कोई दिक्कत, देख लो वही है। चलो ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब टाइम पीरियड क्या था मेरा, t इक्वल्स टू 2π√h1 अपॉन g, क्या यही था, यही है, इसमें उठा के मुझे वैल्यू पटकनी है। तो t इक्वल्स टू 2π√h की जगह क्या लिख दूंगा मैं, रो h अपॉन रो L g, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है बच्चों, वो आएगा 2π√h रो
अपॉन रो एल इंटू जी। क्या यही आ रहा है हमारा आंसर? क्या आप चेक कर सकते हैं? बिल्कुल देखते हैं। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच रो अपॉन रो एल इंटू जी अपॉन रो एल इंटू जी। बिल्कुल सही है। चलो, मुझे इतना तो पक्का है कि अभी तक जितना करा है आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मेरे को तो यही लगता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन। सुनो, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं वो सब बता देता हूँ आपको। हमको बोला गया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को ही फ्री कर देंगे, मैं ही फ्री हो जाऊंगा। चल, एन एयर चैम्बर ऑफ वॉल्यूम V हैज अ नेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, दिस इज V एंड दिस इज A, क्रॉस सेक्शन एरिया A, into which a wall of mass M just fits and can move up and down without any friction. Show that when the wall is pressed down a little and released, it executes SHM. Obtain an expression for the time period of oscillations, assuming pressure volume variation of air to be isothermal temperature constant बोल रहा है वो। ठीक है, उसने अब क्या बोला सुनो, इसके अंदर एयर भरी है, एक ड्रम मान लो, उसमें उसने एक बॉल फंसा दी है जिसका मास m है। इस छोटी सी जो नाली सी दिख रही है, पतली सी बनी हुई है, ये गैप जो दिख रहा है आपको छोटा वाला, है ना, इसकी जो ब्रेथ है ये छोटी है, तो इसका एरिया दिया हुआ है A, करेक्ट, और ये बॉल का मास है m, इसमें एयर फील्ड है, इनिशियल वॉल्यूम V है, हम मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर इस गैस का भी Vp है, मतलब अज्यूमिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो, अज्यूमिंग इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर इज P, खत्म। चलो, एक चीज और दी है कि आइसोथर्मल है, दैट मीन्स पीवी भी मेरा कांस्टेंट होगा, करेक्ट। चलो, अब सुनना मेरी बात, उसने क्या किया है, अभी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मतलब समझ गए, उसका कहना है कि ये बॉल है, उसका जो मास होगा mg, उसको जो गैस का जो प्रेशर लग रहा है P, और उसका जो एरिया A है वो बराबर है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ ये बोल सकता हूँ, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे, और इस पर एक ऊपर फोर्स लग रहा होगा जो लग रहा होगा P इंटू A, ये दोनों बराबर होंगे, करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, जब इसको मैं बॉल को, फ्रिक्शन तो है नहीं और बॉल भी ऊपर नीचे हो सकती, अगर मैं इसको हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, हल्का सा नीचे, तो क्या होगा, ये SHM करने लगेगा। जैसे ही हल्का सा नीचे दबाऊंगा बॉल को, हल्का सा नीचे, तो बॉल ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ही मैंने हल्का सा नीचे दबाया, तो क्या मैंने वॉल्यूम कम कर दिया गैस का? बिल्कुल कर दिया। वॉल्यूम कम कर दिया तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? सर बढ़ना चाहिए कि नहीं, वो कैसे बताएं, ये बताएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम आप कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो प्रेशर बढ़ जाएगा उसकी वजह से जैसे ही आपने नीचे डिस्प्लेस करोगे, मान लो इस बॉल को आपने कैसे डिस्प्लेस किया, देखो यहाँ देखो, ये रही मेरी एक जगह और ये थी मेरी वॉल, ये रही मेरी वॉल, ये इनिशियल पोजीशन थी, आपने इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया, इतना कितना x, जैसे ही आपने इसको x नीचे डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे, प्रेशर बढ़ जाएगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जैसे ही आप रिलीज करोगे तो ऊपर की तरफ बॉल भागेगी। तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? F रीस्टोरिंग, जो प्रेशर चेंज हुआ डेल्टा P उसकी वजह से, और इनटू एरिया, एरिया तो यही रहेगा। इस पे जो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या है, जो प्रेशर चेंज हुआ इनटू एरिया, क्या यही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इसके ऊपर? बिल्कुल लगेगी। अब सुनो एक चीज और, इसका मतलब अगर मेरे पास डेल्टा P आ जाए तो मैं इसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। हमें पूछा भी तो टाइम पीरियड ही है। इसके लिए मदद करेगी ये इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट गिवन है। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन बच्चों का होती है, पता है, बाद में सोचते हैं सर आपने ये किया क्यों, आपको पता कैसे लगा कि ये चीज अप्लाई करूंगा? मेरे को यहां से पता लगा ना कि यहाँ पे कुछ प्रेशर का चेंज हुआ है, और चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया ही मेरी रीस्टोरिंग फोर्स होगी, खत्म। अब डेल्टा P चाहिए, यहाँ पे मैं करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू 0। अब चेंज इन वॉल्यूम है, इसको डेल्टा P लिख दूं, सॉरी डेल्टा V लिख दूं, और इसको डेल्टा P लिख देता हूँ, क्योंकि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम DP लिखो, छोटा सा चेंज या जैसा भी चेंज है, चेंज तो चेंज होता है ना। डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका डेल्टा P क्या निकल के आ गया, माइनस P डेल्टा V अपॉन V। बोलो सही है? चलो इसको पुट कर दो इसमें जरा बच्चों,
तो एफ आर मेरा कितना आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू ए। बोलो दिक्कत कोई नहीं। इनिशियली तो मैंने प्रेशर तो मान लिया, एज्यूम करके बैठे हम, इनिशियल प्रेशर इज पी और वॉल्यूम भी हमारा गिवन है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत मुझे आ रही है डेल्टा वी क्या होगा। अरे डेल्टा वी में दिक्कत क्या आ रही है, डेल्टा वी यही तो है, देखो फिर से लिख रहा हूँ, डेल्टा वी देखो क्यों दिक्कत आ रही है, डेल्टा वी भी दिख रहा होगा, डेल्टा वी क्या है, यही तो है डेल्टा वी, ये लेंथ इंटू इसका एरिया दैट इज ए इंटू एक्स। क्या यही वॉल्यूम में तो चेंज हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ तक था, अब इतना बचा है, तो चेंज कितना हुआ, इतना, वो कि ए एक्स है। तो यहाँ पे एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी, इसकी जगह ए एक्स होल अपॉन वी इंटू ए। तो यहाँ से आपके पास एफ आर कितना निकल के आ गया, माइनस पी ए स्क्वायर अपॉन वी इंटू एक्स। अब आपका आंसर आ गया है। तो अब आप एफ आर को यहाँ लिखिए एक बार और, माइनस पी ए स्क्वायर अपॉन वी इंटू एक्स। क्या अब आपको जी एक एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है? क्या मैं इस इक्वेशन को बच्चों f इक्वल्स टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर दूं? आप ये एसएचएम दिख रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, बिल्कुल कर दीजिए। तो क्या इसका टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। किसी को दिक्कत? चलो, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम, एम तो अपना है ही गिवन मास, अपॉन के की जगह क्या रखूंगा, यहाँ पर मेरा के निकल के क्या आया है बच्चों, के इसको कंपेयर करूंगा तो के आया है मेरा पी ए स्क्वायर अपॉन बी। रख दो इसको, के की जगह पी ए स्क्वायर, वी को मैं ऊपर लिख देता हूं। दिस इज माई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दैट बॉल। समझ आया? अच्छा सुनो, इसकी एक चीज और होती है, अभी मैंने लास्ट क्लास में वेव्स का एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराया, तब मैंने आपको बताया है कि बीटा फॉर आइसोथर्मल क्या होता है, प्रेशर के बराबर। ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। चलो बल्क मॉड्यूलस तक छोड़ देते हैं, कोई ना, लंबा हो रहा है। ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस, और वो किसकी इक्वल आ रहा है हमारा, आइसोथर्मल की इक्वल आ रहा है। किसके, आइसोथर्मल की इक्वल आ रहा है। समझ आया? अब इसकी जगह, प्रेशर की जगह अगर मेरे को बल्क मॉड्यूलस दिया होता तो क्या मैं इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता था, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम वी अपॉन पी की जगह बीटा ए स्क्वायर। तो आप ये आंसर लिखिए जो मैंने अभी लिखा है इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ये क्या है देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड दिस इज नथिंग बट in terms of क्या लिखूंगा यहाँ पे, बल्क मॉड्यूलस। तो लो भाई, आज की आपकी क्लास भी एंड हो गई एंड आपका पूरा ऑसिलेशन का एनसीईआरटी की पूरी बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप सभी को इससे बहुत मदद मिलेगी, है ना। और जैसे इसमें क्या है ना, एक एक चीज़ डीप में बताई है, जिस पॉइंट पे बच्चा फंसता है ना वो चीज़ मैंने बताई है। तो अगर आपको कहीं भी कोई और कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एल्स मेरे हिसाब से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको एनसीईआरटी का चाहिए या कोई भी अदर कोई क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस चाहिए या इवन कोई क्विज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।